अपना प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। सबसे पहले बात करते हैं सूबे के डीजीपी के सेवा विस्तार पर लगे ग्रहण की। यूपी के डीजीपी ए.के. जैन के एक्सटेंशन को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई है। जगदीश नारायण शुक्ल की याचिका में एक्सटेंशन को गैर कानूनी बताया गया। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त आ रही है, सूबे के डीजीपी के सेवा विस्तार पर लगे ग्रहण, एक तरीके से यूपी के डीजीपी ए.के. जैन के एक्सटेंशन को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई है। जगदीश नारायण शुक्ल की याचिका में एक्सटेंशन को गैर कानूनी बताया गया है। विवेक तिवारी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। विवेक, याचिका में क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ कहते हुए गैर कानूनी बताया गया है इस एक्सटेंशन को? देखिए, जगदीश नारायण शुक्ल की तरफ से याचिका आज लखनऊ बेंच में दाखिल की गई है और इसमें यह कहा गया है कि जो एक्सटेंशन 3 महीने का मिला है ए.के. जैन को, वो गैर कानूनी है। उसके लिए आधार सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन को हवाला दिया गया है। यह कहा गया कि सीबीसीआईडी की जांच में ये आरोपी हैं और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी मांगी गई है सीबीसीआईडी की तरफ से। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे अधिकारी का एक्सटेंशन किया जाना गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के भी खिलाफ है। मंगलवार को इस पर सुनवाई हो सकती है और तब तय होगा कि क्या हाईकोर्ट का रुख होता है इस पूरे मामले में। अच्छा विवेक, एक तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं जरूर सवालों के घेरे में रहा है ये एक्सटेंशन डीजीपी का। अगर कोई आदेश होता है तो किस तरह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं डीजीपी की? देखिए, अभी क्योंकि याचिका आज ही दाखिल की गई है, मंगलवार को सुनवाई होगी, बहस होगी। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि नोटिस दिया जाए सरकार को भी, किस आधार पर इनका एक्सटेंशन हुआ है, सरकार को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा और फिर उसके बाद जाकर कोई आदेश होगा। लेकिन मुश्किलें जरूर ए.के. जैन की बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ सीबीसीआईडी की वो चिट्ठी भी है जो सीबीसीआईडी ने 30 मार्च 2015 को गृह सचिव को लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि इनके ऊपर मुकदमा चलाए जाने की अनुमति उन्होंने शासन से मांगी है रीता बहुगुणा जोशी के घर जलाए जाने के मामले में। तो कई तरह से अरविंद जैन घिरे हुए हैं। अब हाईकोर्ट का रुख क्या होता है ये मंगलवार को देखा अच्छा विवेक, कहीं ना कहीं एक तरीके से डीजीपी के साथ साथ राज्य सरकार की छवि भी तो इसमें घिरी हुई है कि आखिर किस आधार पर एक्सटेंशन दिया। अगर मानिए जवाब देने को ही कह दिया गया तो कितनी बड़ी चुनौती होगी राज्य सरकार के लिए? देखिए, राज्य सरकार के लिए भी मुश्किल होगी क्योंकि उनको वो आधार बताने पड़ेंगे कि इस आधार पर ए.के. जैन का एक्सटेंशन दिया गया है। बहुत से अधिकारी ऐसे भी हैं जो डीजीपी बनने के योग्य है, बनने की रेस में है और उनको बायकॉट करके, साइडलाइन करके ए.के. जैन को एक्सटेंशन दिया गया, जबकि डीजीपी के लिए बहुत से उम्मीदवार हैं। 6-7 अधिकारी अभी भी डीजीपी की रेस में है। उसके बावजूद एक रिटायर्ड अधिकारी को एक्सटेंशन दिया जाना कहाँ तक उचित है, ये राज्य सरकार को बताना पड़ेगा। चलिए विवेक, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि यूपी के पुलिस महानिदेशक अरविंद कुमार जैन ने सेवा विस्तार में 3 दशक का इतिहास रचा है। केंद्र सरकार ने उन्हें 3 महीने का सेवा विस्तार दिया है और अब उनका कार्यकाल 30 जून तक होगा। तो ये इतिहास इसलिए, इससे पहले साल 1983 में यानी कि कुल 32 साल पहले तत्कालीन डीजीपी श्री चंद्र दीक्षित को सेवा विस्तार मिला था, लेकिन डीजीपी ए.के. जैन के सेवा विस्तार पर सीबीसीआईडी ने ग्रहण लगा दिया। प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाए जाने के मामले में सीबीसीआईडी ने जैन समेत 7 अधिकारियों कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अभियोजन की स्वीकृति मांगी है। अब जब मंगलवार को इस मामले की सुनवाई होगी, याचिका पर सुनवाई होगी, तो देखना होगा कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है इस मामले पर, किस तरह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं डीजीपी की। मसूरी स्थित एलबीएस आईएएस एकेडमी में फर्जी तरीके से रहने वाली रूबी चौधरी का रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। ये सिर्फ एक फर्जीवाड़ा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, इसका खुलासा अभी होना बाकी है। इस केस से जुड़ी आज दिन भर की हलचलों की 6 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये केस आगे बढ़ा है। 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रूबी केस में जांच तेज हो गई है। एसआईटी की जांच टीम आज एलबीएस एकेडमी पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। जांच टीम ने कुछ लोगों से पूछताछ भी की। उधर रूबी केस को लेकर मुजफ्फरनगर के डीएम ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इसके साथ ही डीएम ने सौरभ जैन के नाम के अधिकारी से किसी तरह की पहचान को नकारा है। उनका कहना है कि वो ऐसे किसी अधिकारी को कभी नहीं मिले हैं। इस बीच रूबी चौधरी ने पुलिस पर अपनी एफआईआर दर्ज न करने का आरोप
आरोप लगाया। रूबी ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। जी संगम के पास रूबी की तहरीर की कॉपी है, जिसमें रूबी ने सौरभ जैन पर नौकरी का झांसा देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही रूबी चौधरी ने अपनी जान को खतरा बताया। तो वहीं रूबी के पति वीरेंद्र मलिक ने कहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वीरेंद्र के मुताबिक उन्हें नहीं पता था कि रूबी की आईएएस ट्रेनिंग फर्जी थी। वीरेंद्र ने रूबी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीरेंद्र मलिक के मेरठ स्थित घर में फिलहाल ताला लटका है। यहां लोग रूबी और वीरेंद्र को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो रूबी चौधरी केस में जांच तेज हो चुकी है। इस केस की जांच में जुटी देहरादून एसआईटी की एक टीम आज मुजफ्फरनगर स्थित रूबी चौधरी के घर पहुंची, जबकि एसआईटी की एक टीम ने मसूरी की एलबीएस एकेडमी में जांच और पूछताछ की। यहां से एसआईटी की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। फर्जीवाड़े के आरोपों से चौतरफा घिरी रूबी चौधरी ने पुलिस पर अपनी एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाया है। रूबी ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। जी संगम के पास रूबी की तहरीर की कॉपी है, जिसमें रूबी ने सौरभ जैन पर नौकरी का झांसा देने का आरोप लगाया है। अपनी शिकायत में रूबी ने कहा है कि उससे एलबीएस ने नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लाख रुपए लिए गए, लेकिन नौकरी नहीं दी गई। रूबी ने आरोप लगाया कि सौरभ जैन ने उसे फर्जी आई कार्ड जारी किया और अब उसे गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। उधर देहरादून पुलिस का कहना है कि केस की छानबीन चल रही है। तो रूबी जहां एक तरफ कानून के शिकंजे में है, वहीं दूसरी तरफ रूबी का परिवार भी उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। रूबी के पति वीरेंद्र मलिक का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें नहीं पता था कि रूबी की आईएएस ट्रेनिंग फर्जी थी। वीरेंद्र ने माना है कि रूबी गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता सर्वेश ने। शादी से जब शादी हमारी 30 तारीख को हो गई, तो उसके बाद मेरी उनकी नॉर्मल मुलाकात हुई। हम लोग फरवरी में बिजी थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, और वो फिर ट्रेनिंग पे गई नहीं टाइम पे। मैंने कहा यार, अगर कोई सिपाही भी जाता है तो वो टाइम पे जाता है ट्रेनिंग पे, वो इतना लेट क्यों हो रही है, और हमेशा डिले होती थी वो। तो मुझे बड़ा डाउट हुआ। मैंने एक दो बार इंक्वायरी किया। मुझे कुछ लोगों के फोन आए, बोले इंटरनेट पे नाम नहीं है। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मना कर दिया, बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप भरोसा रखो, सब सही है। मैंने आई कार्ड पूछा, उन्होंने मना कर दिया, बोला आई कार्ड मसूरी में। तो मैंने उनके भाई से बात की, 18 मार्च की बात है, 16 मार्च की मैंने बात की। बोला यार, मुझे डाउट है, आप लोग इसमें मेरी सपोर्ट करो, और मुझे इसकी इंक्वायरी चाहिए कि ये ओरिजिनल आईएएस है या नहीं है, या ये क्या कर रही है मसूरी में, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने वो मेरे पास आए और मुझे मुजफ्फरनगर बाईपास में मिले, और हम लोग 18 तारीख में गए और हमने वहाँ पे एंट्री किया बाकायदा। एंट्री करने के बाद जब मैंने वहाँ पे छानबीन की, तो वहाँ पे कहीं पे भी उसका रिकॉर्ड नहीं मिला। इस चीज की इन्फॉर्मेशन मैंने तुरंत उन्हें दी। मतलब तुम्हारा जब रिकॉर्ड नहीं है, फिर तुम लोग यहाँ आते क्यों? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज सही है, आप भरोसा रखो। जब परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कैसे एंट्री होगी वहां? पहला क्वेश्चन तो ये। इसमें कहीं ना कहीं कोई तो लोचा है। कैसे एंट्री दी गई? क्या आईटीबीपी वाले जवान नहीं थे वहां पे? क्या सिक्योरिटी नहीं थी वहां पे? कैसे गई वो वहां? सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये, देव सिंह वहां पे जो 4th क्लास का कर्मचारी है, उसकी रूबी से बात होती है और वो अपने रूम में रखता है। जब रूम में रखेगा तो सारा सामान कहां से जाएगा? गेट से जाएगा, नहीं जाएगा। फिर दूसरी बार में सामान कैसे चला गया बगैर चेकिंग के? और यदि कोई भी 4th क्लास का कर्मचारी किसी को भी अपने यहाँ पे किराए पर रख सकता है, और यदि ऐसा कोई नियम है तो मैं इसको समर्थन करता हूँ। सही नियम है, होना भी चाहिए। और ऐसा नियम अगर है तो फिर उसको सस्पेंड क्यों किया गया? सबसे बड़ी बात। और यदि ऐसा नियम नहीं है तो 6 से 7 महीने तक वो लड़की वहां पर रही, उस 4th क्लास कर्मचारी ने किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? और यदि किसी को किया है तो किस प्रूफ पे किया है? आप लोग वहां जाइए। उसके बाद कोई सत्यवीर सिंह है जिन्होंने तहरीर दी कि लड़की सुरक्षा अधिकारी है वहां पे, कि ऐसे ऐसे केस है। अगर ऐसा केस है ओरिजिनल, उसने तहरीर दी, तो वो 6 से 7 दिन की छुट्टी पे क्यों जाता है? 6 से 7 दिन की छुट्टी पे क्यों जाता है? लड़की को दिखा रहे हैं कि वो रहस्यमय हालत में गायब है, वो तो गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी। और सौरभ जैन जिसका वो बार बार नाम ले रही है, उसका नंबर स्विच ऑफ है, वो खुद अकेडमी में नहीं है। क्यों? एसएसपी उनका फोन नहीं उठा रहे, मैडम का बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा है। अगर मीडिया सामने ना आए तो दिन क्या से क्या बनेगी बात। मैं तो सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ, सारे लोग इकट्ठे होइएगा। अगर रूबी गलत है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, और कोई और गलत है तो उसके खिलाफ करो। राष्ट्रपति वहां पे आता है, 180 बच्चे वहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं इसकी। और जब एक फर्जी आदमी वहां पे खड़ा होगा तो 181 हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए नहीं? फिर भी 180 रहते हैं, क्यों रहते हैं 180? तो वही रूबी का कहना है कि उन्हें उनके पति का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और वो इस तरह उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। हालांकि वो ये भी कह रही हैं कि मुश्किल की घड़ी में उनका परिवार अपने आप को सेफ जोन में रखे हुए है। ऐसी स्थिति में कोई नहीं आता किसी के साथ भी, हर कोई अपने आप को सेफ जोन में खड़ा करता है। पुलिस प्रशासन अपने आप को सेफ जोन में खड़ा कर दिया, हर कोई अपने आप को सेफ
हर कोई अपने आप को सेफ जोन में खड़ा करता है। पति की मेरी बहुत सपोर्ट है। पति मेरे हर चीज डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो बात सही है, उनके घर परिवार में और भी तो लोग हैं, बहुत सारी टेंशन है, वो परिवार में अकेले हैं, बहुत सारी बातें हैं। इसके साथ ही सौरभ जैन पर बोलते हुए रूबी ने सवाल किया कि अगर सौरभ सही है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे। यही नहीं, रूबी ने अपनी जान को भी खतरा बताया और अगर वो फर्जी तरीके से रह रही थी तो पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई। रूबी ने पुलिस प्रशासन पर सौरभ जैन से मिली भगत का आरोप लगाया। इसके साथ ही 5 लाख की घूस के मामले में रूबी ने कहा है कि वो 5 लाख रुपए देने में सक्षम है। उसके चाचा बड़े पुलिस अधिकारी हैं और उसके ससुराल वाले भी आर्थिक रूप से सक्षम हैं। रूबी जी, सौरभ जैन जो है वो सामने नहीं आ रहा है खुल करके। क्यों सामने नहीं आ रहे? अगर वो सच है, उनके अंदर सच्चाई है, सामने आना चाहिए, बिल्कुल सामने आना चाहिए, बिल्कुल सामने आके अपनी बात रखनी चाहिए। अब क्यों ये 1 अप्रैल को क्यों कह रहे हैं? उनकी तो रिपोर्ट हर सेकंड पकड़ रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी, मीडिया भी सपोर्ट दे रही है। मीडिया क्यों नहीं पूछताछ कर रही है? उनसे जाके भी तो पूछताछ करे। जब मैं मीडिया के सामने आके ये कह रही, मेरी अगर गलती हो, मेरी अगर कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, तो मुझे सजा मिले। मेरी जान की जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। अगर मेरे साथ रास्ते में कोई हादसा होगा, कुछ भी होगा, उसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। या मेरे साथ कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, कुछ भी करो, वो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो। मैं अगर मेरे में कोई गलती होती, कोई एसपी सिटी के फोन से नहीं आ सकता। अगर किसी के अंदर कमी होगी, किसी के अंदर कोई गलती होगी, वो एसपी सिटी के फोन करने से तुरंत आके ये नहीं कहेगा कि भैया मैं आपसे आके मिल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कहेगा। इतना दिमाग मीडिया में भी है, पुलिस प्रशासन में भी है, गवर्नमेंट में भी है, हर किसी में है। अधिकारी आपस में सारे मिल चुके, टोटल अधिकारी मिल चुके, टोटल पुलिस प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। मिनट में टीम बनती है, 1 मिनट में चेंज हो जाते हैं। 1 नंबर मेरे पास आएगा, अगली 1 मिनट में कहेंगे हम तो टीम से बाहर है। ऐसा क्यों? रूबी चौधरी लगातार बयान दे रही हैं कि वो सौरभ जैन से राम अवतार के जरिए मिली थी और राम अवतार को केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का पीए बताया था। लेकिन जी संगम से बातचीत में संतोष गंगवार ने साफ कर दिया कि राम अवतार नाम का उनका कोई पीए ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस महिला से भी कभी नहीं मिले, नहीं जानते हैं, न ही वो सौरभ जैन को जानते हैं। ना मेरे मंत्रालय में, मेरे निजी स्टाफ में कोई भी इस नाम का पीए नहीं है। आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये तो अब अगर कहीं कोई मिनिस्ट्री में कोई नौकरी कर रहा हो तो उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करते। मैं तो ना तो इस महिला से मिला हूँ, ना इस महिला को जानता हूँ। यहाँ तक कि सौरभ जैन जिनके बारे में कहा जा रहा है वो बरेली के, उनसे मैं आज तक कभी भी नहीं मिला, ना इस महिला से मिला हूँ, तो मैं कैसे टिप्पणी कर दूं? आपको सुनाते हैं कि रूबी ने राम अवतार को संतोष गंगवार का पीए बताते हुए दावा किया था कि राम अवतार के जरिए ही वो सौरभ जैन को मिली थी। मैं राम अवतार भैया के थ्रू मिली हूँ, जो संतोष गंगवार के पीए हैं। अच्छा, जो राम अवतार हैं वो संतोष गंगवार जी के पीए हैं, उनके थ्रू आप मिली हैं। तो कहाँ पर कैसे मुलाकात हुई थी वो हम जानना चाहते हैं आपसे। दिल्ली विज्ञान भवन में नेशनल अवार्ड के फंक्शन में। तो क्या वहाँ पर कुछ जैन साहब ने कोई आपको भरोसा, कोई बातचीत? नहीं, भैया ने ये कहा था कि अगर कोई अच्छी जॉब होगी तो बता देना। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे जॉब होगी तो बता दूंगा। उनके बाद उनका फोन आया 22 अगस्त में। उन्होंने कहा कि ये जॉब है, यहाँ पे वैकेंसीज है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने साफ साफ मना कर दिया। उसके बावजूद भी मैं उन्हें 5 लाख रुपए दे चुकी हूँ। और चलिए रुकते कुछ और खबरों का। पीसीएस पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का विरोध जारी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आज तब हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई जब लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को हटाने की मांग को लेकर रजनीश नाम के एक छात्र ने आत्मदाह की कोशिश कर डाली। हालांकि बाद में छात्र को बचा लिया गया। छात्र ने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। आपको बता दें कि छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसी दौरान ये घटना घटी। यूपी पीसीएस पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच और आयोग के अध्यक्ष को हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से वापस ले ली गई है। तकनीकी आधार पर बताया जा रहा है कि इसमें कुछ खामियां थीं, जिसके चलते ही इस याचिका को वापस लिया गया है। ये याचिका प्रतियोगी संघर्ष मोर्चा की तरफ से दायर की गई थी। यूपी पीसीएस के चेयरमैन अनिल यादव के गुर्गों ने आगरा में बीजेपी विधायक से बदसलूकी की है। वहीं बीजेपी विधायक ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी के नेताओं पर ही केस दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले
अनिल यादव के गुर्गों ने ही घर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों और मीडिया कर्मियों पर हमला कर दिया था। पीसीएस प्री एग्जाम्स का पहला प्रश्न पत्र लीक होने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि इससे जुड़े एक और मामले में आयोग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बढ़ गई हैं एक तरीके से। पीसीएस परीक्षा में शामिल एक छात्र ने दूसरे सत्र का बिना सील लगा पेपर अपने दोस्तों के सामने दिखाकर सनसनी मचा दी। ये पेपर भी सोशल साइट पर वायरल हो चुका है। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के पहले पेपर में हरे और दूसरे पेपर में पीले रंग की सील लगी हुई थी। जानकारों के मुताबिक सील को पेपर से हटाया नहीं सिर्फ तोड़ा जा सकता है, इतना ही नहीं, अगर जबरन हटाने की कोशिश होती है तो पन्ना फट जाएगा, पर सील किसी हालत में नहीं हटेगी। पूरे मामले पर आयोग का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो ना ही फोन और ना ही मैसेज का कोई जवाब मिल पाया। जिस खाकी के कंधों पर जनता की हिफाजत का जिम्मा है वो नशे में है। तस्वीरें कुछ दिखाते हैं आपको यूपी के हापुड़ की। यहां अतरपुरा चौराहे पर यूपी पुलिस नशे में झूमती नजर आई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे पुलिस का ये जवान शराब के नशे में धुत है। जवान ने इतनी ज्यादा शराब पी रखी है कि वो पहले तो घंटों बेसुध होकर एक टेबल पर पड़ा रहा और फिर जब थोड़ा होश आया तो भी जवान के पैर जमीन पर टिकते नजर नहीं आए। शराब का नशा जवान के सिर पर इस कदर सवार था कि वो लड़खड़ाता हुआ कभी इधर गिरा तो कभी उधर गिर गया। आपको बता दें ये जवान जदीद चौकी पर तैनात है। नशे में चूर जवान को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। खाकी घंटों लोगों के लिए तमाशा बनी रही। आखिरकार जवान के साथी मौके पर पहुंचे और फिर उसे अपने साथ लेकर गए। सवाल ये कि क्या नशे में चूर यूपी पुलिस जनता की हिफाजत कर सकती है? मथुरा में अचानक बदले मौसम से अनोखा नजारा देखने को मिला। तेज आंधी के साथ मथुरा में खूब ओले भी पड़े। कई जगह तो ओलों की वजह से सड़कें सफेद हो गई। हालांकि ओले गिरने से कई जगह से नुकसान की भी खबरें हैं। कई गाड़ियों के शीशे चटक गए तो खेती को भी ओलों से खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो बेमौसम बरसात से वैसे ही किसान परेशान हैं और कहीं न कहीं ये ओले जो आफत का सबब बनकर आ रहे हैं। बेमौसम बरसात और आंधी तूफान ने बाराबंकी में एक परिवार के 5 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। थाना सतुरिक के भिटौली कला गांव में रहने वाले शमशाद अली का परिवार बीती रात अपने घर में सो रहा था कि अचानक आए आंधी तूफान से पड़ोस की एक निर्माणाधीन दीवार शमशाद के घर पर गिर गई, जिससे शमशाद का घर जमींदोज हो गया और घर के अंदर सो रहे 6 में से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी है नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को मंजूरी। पुराने अध्यादेश की मियाद 5 अप्रैल को खत्म हो रही है। बीते बजट सत्र में लैंड बिल के पास नहीं हो पाने के कारण केंद्रीय कैबिनेट दोबारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को मंजूरी दी थी, जिस पर आज राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी है। नए अध्यादेश में उन 5 संशोधनों को शामिल किया गया है जिन्हें लोकसभा में पास किया गया था। फिर से अध्यादेश लाने के बाद साफ हो गया कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को किसी भी हाल में पास कराना चाहती है। मेरठ में बनने वाले अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का नाम मुलायम सिंह यादव के नाम पर होगा। शनिवार को लालपुर के खरखौदा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसकी आधारशिला रखेंगे। केएसडी चैरिटेबल ट्रस्ट इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवा रहा है और ट्रस्ट को एसपी एमएलसी सरोजिनी अग्रवाल का परिवार चलाता है। इस कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें और नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज की 40 सीटें होंगी। ट्रस्ट के डायरेक्टर अश्विनी शर्मा का कहना है कि इस साल जून तक अस्पताल शुरू हो जाएगा और मेडिकल कॉलेज 2016 तक पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा। आपको बता दें कि सूबे में मुलायम सिंह यादव के नाम पर कोई भी संस्थान, प्राइवेट या सरकारी बिल्डिंग नहीं है। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के सवालों से घिरी समाजवादी पार्टी के विधायक अब जनता को खुश करने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। यूपी सरकार ने जनता की समस्याओं के निपटारे के लिए सभी मंत्रियों और विधायकों को जनता दरबार लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसी के तहत बुलंदशहर के छतारी में पार्टी के विधायक गुड्डू पंडित और मुकेश पंडित ने जनता दरबार लगाया। दरबार में जब विधायक लोगों की समस्याएं सुनने लगे तो उनके सामने समस्याओं के ढेर लग गए और दोनों विधायकों को उनका हल नहीं समझ में आया। इससे पहले कि जनता का गुस्सा उनके लिए फूटता, मौका देख विधायकों के साथियों ने पैसे बांटने शुरू कर दिए।
ये जनता दरबार पुलिस के सीओ और प्रशासन के एसडीएम की मौजूदगी में लगाया गया था। इतना ही नहीं, विधायकों के मंच से ऐलान किया गया कि शिकायत के हल के लिए संबंधित अफसरों के पास इसे भेजा जाएगा। पुलिस भर्ती धांधली मामले को लेकर गोरखपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान ये नौसड़ चौराहे पर सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ने के लिए उनके साथ मारपीट कर उन्हें हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। जी संगम की खबर का बड़ा असर हुआ है। अम्बेडकर नगर में तांडा कलवारी पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस पुल में लगे बैरिंग के टूटने पर दरार आ गई थी, जिसके कारण पुल को वाहनों और यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया था और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सेतु निगम का कहना है कि एक सप्ताह में मरम्मत के बाद पुल को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें, अम्बेडकर नगर को बस्ती से जोड़ने वाला ये पुल लुम्बिनी दुग्धी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और नेपाल जाने का आसान रास्ता भी है। गाजीपुर की विश्वेश्वरगंज चौकी इन दिनों भैंसों के एक तरीके से तबेले में तब्दील हो चुकी है। चौकी के बाहर 2 दर्जन से ज्यादा भैंसें बंधी हैं, जिनकी सेवा पुलिस के जवान कर रहे हैं। दरअसल चौकी में बंधी इन सभी भैंसों को पुलिस ने पशु तस्करों से बरामद किया है। हिंदू वाहिनी युवा मोर्चा को पशुओं की तस्करी की खबर मिली थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने सदर कोतवाली के हमीर सेतु पर एक कंटेनर को चेकिंग के लिए रुकवाया और तलाशी के दौरान कंटेनर में 31 भैंसें मिली। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए तस्करों से पूछताछ कर रही है।